हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं घटना चक्र का पूर्वावलोकन क्वेश्चन दोस्तों। और ये है हमारा सामान्य विज्ञान का दोस्तों। सामान्य विज्ञान में दोस्तों बायोलॉजी का दोस्तों 8-9 टॉपिक हम लोग का ख़त्म हो चुका है दोस्तों। और ये अगला टॉपिक है विटामिन एवं पोषण, जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो दोस्तों मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे वो मेरे चैनल पे जाके इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके देख सकते हैं। और दोस्तों मेरे चैनल पे ही डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स दोनों चल रहा है दोस्तों, जो कि अभी तक मैं कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। वहाँ पे जाके ये सब भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगी दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए दोस्तों, इसका हम थ्योरी कंप्लीट कर चुके थे, उसके बाद क्वेश्चन भी दोस्तों 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज क्वेश्चन होगा दोस्तों 101 नंबर से स्टार्ट होगा। देखिए दोस्तों, 101 नंबर से क्वेश्चन है आज का हम लोग का। देखिए बोल रहा है कि दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है दोस्तों? दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बैक्टीरिया के द्वारा दूध का दही में परिवर्तन होता है दोस्तों। देखिए, दूध में कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। इसी प्रोटीन के कारण दूध सफ़ेद रंग का होता है। दही का निर्माण लैक्टिक अम्ल के बैक्टीरिया तथा कैसीन के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न की उपस्थिति से है दोस्तों। किसकी उपस्थिति के कारण होती है दोस्तों गाय के दूध का पीला रंग? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। देखिए दोस्तों, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण कैरोटीन की उपस्थिति है। कैरोटीन हाइड्रोकार्बन होता है जिसका सूत्र C40H56 है। ध्यातव्य है कि दूध एक विजातीय पदार्थ हेट्रोजेनस प्रोडक्ट है जिसमें वसा, प्रोटीन, लैक्टोज, खनिज पदार्थ तथा अन्य अवयव या तो घोल या निलंबन या पायस के रूप में सदैव द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है दोस्तों? ये है दोस्तों आपको कैसीन के कैरोटीन के कारण। कैसीन के साथ कैरोटीन दोस्तों। कैसीन के साथ कैरोटीन। देखिए दोस्तों, इसका विश्लेषण देख लीजिएगा आप लोग। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। इसी प्रोटीन के कारण दूध सफ़ेद रंग का होता है। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण कैरोटीन की उपस्थिति है। कैरोटीन हाइड्रोकार्बन होता है जिसका सूत्र C40H56 है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दूध का सफ़ेद रंग होता है। दूध का सफ़ेद रंग होता है किसके कारण दोस्तों? तो सफ़ेद रंग होता है दोस्तों कैसीन के कारण। और पीला रंग होता है दोस्तों कैरोटीन के कारण होता है। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? तो 7.2%। 7.2%। देखिए दोस्तों, भैंस में दूध में औसत वसा की मात्रा 7.2% होती है, जबकि गाय के दूध में औसत वसा की मात्रा दोस्तों 3.5 से 4% होती है। इसके अलावा दूध में प्रोटीन, खनिज लवण, लैक्टोज इत्यादि मुख्य अवयव पाए जाते हैं तथा दूध का पीला रंग दूध में मौजूद कैरोटीन के कारण होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं दोस्तों? कितने वर्ष की उम्र में लुप्त हो जाते हैं? देखिए दोस्तों, देखिए अनेक स्तनियों के जठर रस, गैस्ट्रिक जूस में दुग्ध प्रोटीन के पाचन हेतु रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। देखिए दोस्तों, आप लोग जो दूध खाते हैं, दूध को पचाने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम रेनिन है दोस्तों। रेनिन मानव के जठर रस में इसकी उपस्थिति संदिग्ध है। मानव के जठर रस में इसकी उपस्थिति संदिग्ध है। संभवतः शिशुओं में जठर रस में यही होता है। संभवतः शिशुओं में जठर रस में यह होता है, किंतु वयस्कों के जठर रस में नहीं होता है। वयस्कों में दुग्ध प्रोटीन्स के पाचन का श्रेय पेप्सिन नामक एंजाइम को ही दिया जाता है। सामान्यतः रेनिन और लैक्टेस एंजाइम मानव शरीर में 2 या 3 वर्ष की आयु में क्षीण होना शुरू हो जाते हैं और 6 से 15 वर्ष की आयु के मध्य पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं।
अगला क्वेश्चन, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है, जो दूध की घुलनशील प्रोटीन कैसिन को अर्ध ठोस एवं कम घुलनशील कैल्शियम पैराकेसिनेट में परिवर्तित कर दूध को दही के रूप में जमा देता है। शिशुओं में जठर रस में यह पाचक एंजाइम होता है, किंतु वयस्कों के जठर रस में यह नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कैसिन दुग्ध होता है। कैसिन दुग्ध होता है दोस्तों, क्या होता है? तो प्रोटीन होता है दोस्तों, प्रोटीन। देखिए, कैसिन एक फास्फोप्रोटीन है जो कि दूध में पाया जाता है। फास्फोप्रोटीन फास्फेट समूह में संयुक्त प्रोटीन होते हैं। दूध का धवल रंग कैसिन की उपस्थिति के कारण ही होता है। दूध में एल्बुमिन नामक एक अन्य प्रोटीन भी पाया जाता है। ध्यातव्य है कि दूध पूर्ण आहार है जिसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 3.3% पाई जाती है। अगला है दोस्तों, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों? तो कैसिन की उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों, कैसिन की उपस्थिति के कारण होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? कौन सी प्रोटीन दोस्तों दूध में पाई जाती है? तो ये हो जाता है कैसिन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर कैसिन होगा, कैसिन होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से लौह का एस्क अच्छा स्रोत है? निम्नलिखित में से, ये तो हो चुका दोस्तों। हाँ दोस्तों, कैसिन इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म दोस्तों सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ये नंबर, सैकरीन कार्बोहाइड्रेट। ये सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। अगला है दोस्तों, एड्रीनेलिन हार्मोन, ये सही है। उसके बाद थायमिन विटामिन, ये सही है। उसके बाद केराटिन प्रोटीन, ये सही है दोस्तों। केराटिन प्रोटीन होता है, थायमिन क्या है दोस्तों? विटामिन है। एड्रीनेलिन क्या है दोस्तों? हार्मोन है। ये सही है। देखिए उपयुक्त तो सही सुमेलित इस प्रकार है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सैकरीन दोस्तों होता है कार्बनिक यौगिक कृत्रिम मिठास के लिए प्रयुक्त होता है। एड्रीनेलिन होता है दोस्तों हार्मोन। एड्रीनेलिन क्या होता है? हार्मोन। थायमिन क्या होता है दोस्तों? विटामिन होता है। क्रिएटिन क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन होता है। शरीर में ऊतकों टिश्यूज का निर्माण होता है। शरीर में ऊतकों टिश्यूज का निर्माण होता है दोस्तों, प्रोटीन में होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है दोस्तों, प्रोटीन में होता है, प्रोटीन से होता है दोस्तों। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, प्रोटीन से होता है दोस्तों। देखिए, शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। प्रोटीन वृद्धि तथा मरम्मत उपचय के लिए आवश्यक होती है। प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स की यौगिक होती है, अर्थात अमीनो अम्ल इनकी संयोजक इकाइयाँ या एकलक होते हैं। प्रकृति में लगभग 500 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इनमें से केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ही प्रोटीन्स के एकलक होते हैं, जो कि मुख्यतः अनिवार्य तथा अनानिवार्य 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है दोस्तों? धीमी वृद्धि ये होती है दोस्तों प्रोटीन की कमी के कारण धीमी वृद्धि होती है। देखिए, प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। प्रोटीन इन तत्वों के अतिरिक्त आंशिक रूप से गंधक, जस्ता, तांबा तथा फास्फोरस भी उपस्थित होता है। ये जीव द्रव्य के मुख्य अवयव हैं एवं शारीरिक वृद्धि तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से मानव शरीर की वृद्धि धीमी होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों 114 नंबर में है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर सुनिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें है अणु और उपस्थित तत्व, अनुपस्थित तत्व। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। देखिए, विटामिन B12 दोस्तों कोबाल्ट होता है। उपस्थित विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है दोस्तों। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है दोस्तों? लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा। और क्लोरोफिल में क्या होता है दोस्तों? तो मैग्नीशियम होता है। और पीतल में क्या होता है दोस्तों? तांबा होता है। देखिए दोस्तों, विटामिन B12 कोबाल्ट में होता है, विटामिन B12 में।
हीमोग्लोबिन में दोस्तों लोहा होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है और पीतल में तांबा होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों, इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही सुमेलित नहीं होगा। कपड़े धोने के सोडा में पोटेशियम का यूज हो जाता है, ये गलत है दोस्तों। खाने के नमक में सोडियम का प्रयोग होता है, सोडियम क्लोराइड। हीमोग्लोबिन में आयरन, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में दोस्तों मैग्नीशियम होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, खाने के नमक में सोडियम क्लोराइड होता है और कपड़े धोने के सोडा में सोडियम कार्बोनेट होता है। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, सही उत्तर का चयन कीजिए जिसमें अणु और उपस्थित धातु। देखिए दोस्तों, विटामिन बी12 में क्या होता है दोस्तों? कोबाल्ट होता है। उसके बाद हीमोग्लोबिन में दोस्तों, हीमोग्लोबिन में विटामिन बी12 दोस्तों, विटामिन बी12 में कोबाल्ट होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है दोस्तों। क्लोरोफिल में दोस्तों मैग्नीशियम होता है और चैल्कोपाइराइट में दोस्तों तांबा होता है। देखिए, विटामिन बी12 में दोस्तों अणु में धातु है कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन में है लो आयरन और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, चैल्कोपाइराइट में होता है तांबा कॉपर। अगला सूची को मिलान कीजिए दोस्तों। देखिए इसका आंसर देखिए दोस्तों, इसका दोस्तों विटामिन बी1 में क्या होता है दोस्तों? विटामिन बी1 में थायमिन होता है। उसके बाद विटामिन बी2 में क्या होता है दोस्तों? तो राइबोफ्लेविन होता है विटामिन बी2 में। उसको विटामिन बी6 में क्या होता है दोस्तों? पायरिडॉक्सिन होता है। और विटामिन बी12 में क्या होता है दोस्तों? साइनोकोबाल्मिन होता है। ठीक है, बी1 में थायमिन, बी2 में राइबोफ्लेविन, बी6 में पायरिडॉक्सिन और 12 में साइनोकोबाल्मिन। देखिए, विटामिन बी1 को थायमिन भी कहते हैं, विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन और विटामिन बी12 को साइनोकोबाल्मिन तथा विटामिन बी6 को पायरिडॉक्सिन नामक से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों देखिए बी सही होगा। विटामिन बी2 सही सुमेलित है दोस्तों, जिसमें राइबोफ्लेविन होता है दोस्तों विटामिन बी2 में। बी1 में दोस्तों थायमिन होता है और बी6 में पायरिडॉक्सिन होता है। सी में दोस्तों क्या बोलते हैं होता है एस्कॉर्बिक वाला होता है दोस्तों, एस्कॉर्बिक अम्ल। 119 में दोस्तों कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? तो गंधक सूक्ष्म तत्व नहीं है, लोहा है, जस्ता है, मैग्नीज है। ये सूक्ष्म पोषक तत्व वे होते हैं जिनकी आवश्यकता जीवन भर किंतु बहुत कम मात्रा में पड़ती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में लोहा, कोबाल्ट, क्लोरीन, तांबा, मैग्नीज, निकेल, जस्ता और मोलिब्डेनम आदि शामिल हैं, जबकि सल्फर या गंधक एक दीर्घ या बृहत पोषक तत्व है, अतः यह सूक्ष्म तत्वों की श्रेणी में नहीं आता है। अगला है पपीता मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों? पपीता में मुख्यतः दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी। ये पपीते में मुख्यतः विटामिन सी की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पपीता विटामिन ए, विटामिन बी1 तथा बी2 का भी एक स्रोत है, परंतु इसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वाधिक प्राकृतिक स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो दूध दोस्तों, दूध। विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, दूध नहीं है दोस्तों। आम है, गाजर है, पपीता है। आम, गाजर, पपीता है मगर दूध दोस्तों नहीं है। कि आम, पपीता एवं गाजर विटामिन ए के प्राकृतिक स्रोत हैं, जबकि दूध विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। दूध में विटामिन ए अत्यंत अल्प मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। अगला है दोस्तों, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। देखिए दोस्तों, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो कि त्वचा में उपस्थित होता है। यह केराटिन एक प्रकार है जो कि जल में अघुलनशील एवं संरचनात्मक तथा तंतुवत होते हैं। सींग, हॉर्न्स, नाखून, नेल्स, खुर, हुप्स, बाल, हेयर्स इत्यादि में भी अल्फा केराटिन पाए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है दोस्तों? कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है दोस्तों? देखिए, केस या बाल प्रोटीन रहता है, केराटिन रेशम में, स्पाइडर सिल्क में है, खूर में भी है, और कपास में दोस्तों कपास प्रोटीन नहीं है दोस्तों। देखिए, कपास एक मुलायम रोएदार स्टेपल रेशा होता है जो कपास के पौधे के बीजों के चारों ओर एक संरक्षण आवरण में विकसित होता है। यह लगभग पूरी तरह सेल्यूलोज का बना होता है। केस, बाल, जूता, लूता, रेशम, स्पाइडर सिल्क और खूर मुख्यतः प्रोटीन के बने होते हैं। निम्नलिखित में कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं? सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं दोस्तों। तो ये है दोस्तों आपको 1 2 3 4 4 ऑप्शन दोस्तों सही है। देखिए, सभी प्रोटीन में दोस्तों कार्बन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन, ये चारों होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए दोस्तों, प्रोटीन्स के संयोजन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें गंधक, फास्फोरस, आयोडीन तथा लौह आदि के अंश भी प्रायः होते हैं। प्रोटीन्स एमिनो अम्लों की यौगिक कंपाउंड होती है, अर्थात एमिनो अम्ल इनकी संयोजक इकाइयाँ या एकलक होते हैं। प्रकृति में लगभग 500 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है दोस्तों? तो अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें प्रोटीन को विकृत नहीं करता है दोस्तों। उष्मा, एक्स किरणें, भारी धातु लवण आदि प्रोटीन को विकृत करते हैं, जबकि अवरक्त किरणें प्रोटीन को विकृत नहीं करते हैं। जबकि अवरक्त किरणें प्रोटीन को विकृत नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, एंजाइम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन दोस्तों सही है? एंजाइम, वे देखिए, वे जैव उत्प्रेरक हैं दोस्तों, ये तो सही है। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं। देखिए दोस्तों, दोनों ऑप्शन दोस्तों इसका सही होगा, दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं जो विशिष्ट जैविक क्रियाओं को अति उच्च दर से संपन्न कराते हैं। एंजाइमों के बिना जैव प्रक्रिया अति मंद दर से होती है। सामान्यतः एंजाइम उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पन्न होते हैं, जबकि एंजाइम अपने उद्गम स्थल से अलग स्थान पर अपना कार्य संपादित करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता है? तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर सी सही दोस्तों। वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर होती है। वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर होती है। ठीक है दोस्तों, प्रोटीन त्वचा, मांसपेशियों तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से मानव शरीर की वृद्धि धीमी हो जाती है। वृद्धों में तरुणों की अपेक्षा प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है। उपयुक्त दैनिक मात्रा कितना है दोस्तों? तो 45 ग्राम है। महिला के लिए कितना है? 45 ग्राम। देखिए, सामान्यतः क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा 45 से 46 ग्राम, वसा की मात्रा 20 ग्राम, कैल्शियम और आयरन की मात्रा क्रमशः 400 मिलीग्राम और 30 मिलीग्राम होती है। जबकि गर्भवती महिला और बच्चे को दूध पिलाने वाली महिला को इससे अधिक मात्रा में दैनिक आहार की आवश्यकता होती है दोस्तों। अगला है दोस्तों, दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है दोस्तों? तो 70 ग्राम दोस्तों। देखिए दोस्तों, दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन कुल आहार का 10% से 15% भाग प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यह मात्रा प्रतिदिन 65 ग्राम से 70 ग्राम है। बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में निम्नलिखित में से कौन से विभिन्न विशिष्ट लक्षण होते हैं दोस्तों? इसका आंसर नंबर 1 2 3 सही है। देखिए, वह कम मोटा होता है, उसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है। सी में है दोस्तों, उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं। ये तीनों सही होगा दोस्तों। माँ का दूध, मदर मिल्क, बोतल के दूध की अपेक्षा कहीं अधिक गुणकारी होता है, क्योंकि इसमें जहाँ एक और बच्चे को अधिक विटामिन एवं प्रोटीन की प्राप्ति होती है, वहीं दूसरी ओर बच्चे में रोग का प्रतिरोध रेसिस्टेंस करने की क्षमता भी अधिक होती है। लैक्टोज, जिसे दूध शर्करा कहते हैं, की सर्वाधिक मात्रा मानव माता के दुग्ध
में होती है। माँ के दूध से बच्चे की लंबाई में असमान वृद्धि नहीं होती है दोस्तों। 131वां क्वेश्चन है दोस्तों, माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु उसमें निम्नलिखित का अभाव होता है दोस्तों। तो लौह की कमी होती है दोस्तों, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है और पोटेशियम होता है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम ये तीनों होता है, लौह नहीं होता है। देखिए दोस्तों, माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें लौह पोषक तत्वों का अभाव होता है। दूध स्रवण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे प्रथम स्तन्य या खीस कहते हैं। इसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षित तत्व समाहित होते हैं जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए अति आवश्यक होते हैं। कोलेस्ट्रम अथवा खीस में शिशु के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जिंक, कैल्शियम, विटामिन ए, B6, B12, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि प्रचुर मात्रा में होता है। अगला है दोस्तों, दूध किसका घटिया स्रोत है? तो किसका घटिया स्रोत है दोस्तों? विटामिन सी का। कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। देखिए दोस्तों, दूध विटामिन सी का अच्छा स्रोत नहीं है, जबकि इसमें कैल्शियम, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला दोस्तों, स्टार्च है एक। क्या है दोस्तों? तो स्टार्च दोस्तों पॉलीसेक्राइड है। स्टार्च पॉलीसेक्राइड है दोस्तों। देखिए, स्टार्च C6H10O5 या मंड एक पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है। इसका निर्माण ग्लूकोज मोनोसेक्राइड की इकाइयों की एक बड़ी संख्या के आपस में ग्लाइकोसिडिक बंधों द्वारा जुड़ने के कारण होता है। पादपों के बीजों और फलियों में स्टार्च अमाइलेज या एमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित होता है। अगला है, स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है दोस्तों? कौन सा सही नहीं है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही नहीं होगा। देखिए, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, ये गलत है। दोनों का वानस्पतिक उद्भव है, दोनों बहुलक है, और डी में दोस्तों दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित है। ये तीनों सही है दोस्तों। देखिए, स्टार्च तथा सेलुलोज दोनों का वानस्पतिक उद्भव है, दोनों गुण अणु या बहुलक अर्थात पॉलीमर्स है तथा दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित होते हैं। स्टार्च आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है, जबकि सेलुलोज इस घोल में रंग नहीं प्रदान करता है। मंड पौधों में संचित भोजन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कण है, जबकि सेलुलोज पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है दोस्तों? तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। देखिए, विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है, इसके सर्जन में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। जंतुओं में दो सक्रिय विटामिन डी होते हैं, कोलेकैल्सिफेरॉल तथा ऑर्गेकैल्सिफेरॉल। कोलेकैल्सिफेरॉल का संश्लेषण स्वयं जंतु के शरीर में होता है, किंतु इसकी प्रक्रिया जटिल होती है। आर्गोकैल्सिफेरॉल का संश्लेषण सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से आर्गोस्टॉल नामक पदार्थ की इष्ट कोशिकाएं करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों ये कैल्सीफेरॉल दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है दोस्तों? कथन सही नहीं दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन, दूध में कोई भी विटामिन नहीं होता, ये गलत है दोस्तों, विटामिन होता है उसमें। देखिए, बी में है, विटामिन ए रेटिनॉल के अभाव के कारण वह त्वचा शुष्क तथा सल्की हो जाती है। बी में, जोड़ों में पीड़ा होना अस्कड़वी के लक्षणों में से एक है। विटामिन B1 थायमिन के अभाव में हृदयाघात हो सकता है दोस्तों। देखिए, दूध में विटामिन B1, B2, नियासिन, B6, B12 आदि पाए जाते हैं, अतः कथन ये सही नहीं है। 138वां क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें कुपोषण होता है दोस्तों? किसमें कुपोषण होता है दोस्तों? अति पोषण से होता है, आत्म पोषण से होता है, अल्प पोषण से होता है और असंतुलित पोषण से होता है। अति पोषण से, अल्प पोषण से और असंतुलित पोषण से होता है दोस्तों कुपोषण। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है कुपोषण, माल न्यूट्रिशन की स्थिति, असंतुलित पोषण, इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन अर्थात अल्प पोषण या अति पोषण, ओवर न्यूट्रिशन के कारण होती है दोस्तों। 139 है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव कौन से सत्य है दोस्तों इसमें? देखिए, 1, 2, 4 सत्य है दोस्तों। देखिए, बोल रहा है मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होता है, सही है दोस्तों। मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होता है, होना चाहिए।
उसके बाद दोस्तों 2 नंबर में है समान भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए, सही है। उसके बाद दोस्तों 3 में मानव शरीर की कोशिकाएं किसी भी प्रकार की वसा अम्लों का संश्लेषण, ये गलत है दोस्तों। 4 में आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता रोग उत्पन्न होता है, ये सही है दोस्तों। देखिए मानव शरीर की कोशिकाएं केवल आवश्यक वसीय अम्लों फैटी एसिड्स का संश्लेषण नहीं कर सकती, अतः कथन 3 असत्य है दोस्तों। 140 में दोस्तों अलसी किसका प्रचुर स्रोत है दोस्तों? अलसी दोस्तों ये ओमेगा 3 वसीय अम्ल का प्रचुर स्रोत है, ओमेगा 3 वसीय अम्ल का प्रचुर स्रोत है दोस्तों। देखिए अलसी या तीसी समशीतोष्ण प्रदेशों का पौधा है, इसके बीज से तेल निकाला जाता है। इसमें ओमेगा 3 वसीय अम्ल काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही है, अलसी। देखिए निम्नलिखित से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है दोस्तों? तो अलसी दोस्तों, अलसी। देखिए दोस्तों अल्फा लिनोलेनिक अम्ल एक ओमेगा 3 वसीय अम्ल है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक 2 वसीय अम्लों में से एक है। लिनोलेनिक अम्ल एक अन्य वसीय अम्ल है जो मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ये आवश्यक वसीय अम्ल मानव शरीर के अंदर उत्पन्न नहीं हो सकते और इन्हें आहार के माध्यम से ही ग्रहण करना होता है। तिलहनी फसलों में अधिकतम अल्फा लिनोलेनिक अम्ल अलसी में पाया जाता है दोस्तों। अगला है दोस्तों 142 में दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है दोस्तों। क्या सम्मिलित है दोस्तों? कैल्शियम और पोटेशियम, कैल्शियम और पोटेशियम सम्मिलित है दोस्तों। देखिए दूध में लगभग 87% जल पाया जाता है। इसके अलावा इसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, सी, पोटेशियम के इत्यादि भी पाए जाते हैं। दूध को पूर्ण आहार कंप्लीट डाइट कहा जाता है, जो कि सभी अवस्थाओं के लिए सर्वमान्य भोजन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है दोस्तों विटामिन बलवर्धक तत्व है जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। कारण है दोस्तों विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी ये सही है, परंतु आर गलत है दोस्तों। ये सही है परंतु आर गलत है, ये सही है परंतु आर गलत है दोस्तों। देखिए विटामिन कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। जो उनके स्रोत अनाज, हरी सब्जियां, फल फूल, मांस इत्यादि है। हानिकारक बैक्टीरिया, विषाणुओं, कवकों, फंगी इत्यादि को श्वेत रुधिराणु मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन दूसरे कारण है दोस्तों। कौन सा सही उत्तर है दोस्तों? देखिए कथन बोल रहा है अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, और कारण है दोस्तों मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं दोस्तों। कौन सा सही होगा दोस्तों? ये सही है, परंतु दोस्तों ये सही है, कारण गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। देखिए अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं और इसलिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी, विटामिन के तथा विटामिन B12 का संश्लेषण कर सकता है। मानव शरीर हेतु आवश्यक अधिकांश विटामिन, खनिज तथा आहारीय घटकों को शरीर स्वयं पर्याप्त मात्रा में निर्मित नहीं कर सकता, इन्हें ही अनिवार्य सूक्ष्म पोषक कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, देखिए दोस्तों अभी कथन है इसका कि मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। कारण है दोस्तों शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर दोस्तों देखिए ये सही है। देखिए अभी कथन गलत है दोस्तों और कारण सही है। देखिए शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। इनकी कमी से हीनता रोग, डिफिशियंसी डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। मानव शरीर में सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं होता है, हालांकि कुछ विटामिन जैसे विटामिन डी, के तथा B12 आदि मानव शरीर में संश्लेषित होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कथन और कारण। मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरीन और टायरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए, और कारण है दोस्तों इसका अनिवार्य एमिनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये गलत है,
और कारण सही है दोस्तों। मानव शरीर में ग्लाइसिन, सेरीन और टायरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए। ये गलत है दोस्तों। देखिए कारण इसका अनिवार्य एमिनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं, और आर सही है दोस्तों। देखिए ग्लाइसिन, सेरीन तथा टायरोसिन अतात्विक एमिनो अम्ल है जो कि मानव शरीर में ही निर्मित होते हैं। स्तनियों में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल में से 11 अतात्विक अनानिवार्य एमिनो अम्ल होते हैं। शेष 9 को स्तनीय भोजन से ही प्राप्त करते हैं। इन्हें तात्विक अनिवार्य एमिनो अम्ल एसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। अतः अनिवार्य एमिनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित भोज्य पदार्थ में किसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल उपस्थित हैं दोस्तों? किसमें है दोस्तों? ऑप्शन देखिए दोस्तों, इसको ही नहीं बता रहा है। देखिए सोयाबीन तथा पशुओं से उत्पन्न खाद्य पदार्थों जैसे दूध, अंडा, मछली तथा मांस में पाया जाने वाला प्रोटीन सभी अनिवार्य एमिनो अम्लों में युक्त होता है तथा इसे संपूर्ण प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं। सोयाबीन ऐसा एकमात्र गैर पशु व्युत्पन्न प्रोटीन का स्रोत है जिसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। अतः ए में दिए गए चावल को छोड़कर शेष 3 विकल्प में भोज्य पदार्थ सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों? तो चावल मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों। देखिए दोस्तों, उपयुक्त विकल्पों में से चावल कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। चावल साधारण खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करता है। अगला है दोस्तों, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। तो शरीर की उष्मा का क्षय का कार्य करती है दोस्तों। देखिए हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे मौजूद वसा फैट शरीर की उष्मा के क्षय के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। अर्थात यह शरीर ताप को बाहर निकलने से रोकती है और शरीर को वातावरणीय ताप के प्रभाव से बचाती है। यह वसा स्तर शरीर को आकृति तथा प्लवकता प्रदान करने तथा गद्दी की भांति अंतरांगों की बाहरी दबाव एवं आघातों से सुरक्षा करने का भी कार्य करती है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है दोस्तों? तो वसा से दोस्तों, वसा से। वसा के चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। अतः सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। 1 ग्राम ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के पूर्ण ऑक्सीकरण से लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला है दोस्तों, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है दोस्तों। क्या है दोस्तों? तो प्रोटीन है। प्राणियों के जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में जल अकार्बनिक पाया जाता है, किंतु कार्बनिक पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन सभी जीवित कोशिकाओं में मौजूद होता है। देखिए दोस्तों, कथन कारण, सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है। कारण है दोस्तों, इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है दोस्तों। कौन सा सही है दोस्तों? तो ये नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों। दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सूरजमुखी सनफ्लावर एस्टरेसी कुल के अंतर्गत आता है। यह आवृतबीजी पौधा है जिसका उपयोग तेल बनाने में किया जाता है। इसका तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है क्योंकि इसमें असंतुलित वसा अम्लों की अधिकता होती है। ज्ञातव्य है कि असंतृप्त वसा अम्ल मानव के लिए एक अच्छा पोषक तत्व है। अगला है दोस्तों, कथन और कारण दोस्तों, असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। कारण है, असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक आबंध होता है दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन में दोस्तों इसका ए सही है, ये सही है, आर गलत है दोस्तों। असंतृप्त वसा अनसैचुरेटेड फैट संतृप्त वसाओं सैचुरेटेड फैट्स की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं क्योंकि इनके अणुओं में किन्हीं कार्बन परमाणुओं के मध्य दोहरे बंध डबल बॉन्ड होते हैं।
जिनके कारण सदैव तनाव रहता है। तनाव के कारण अनेक योगात्मक अभिक्रियाएं संपन्न होती है। संतृप्त वसाओं में दोहरे बंध वाले वसा अम्ल नहीं होते, अतः ये जाड़ों में ठोस या अर्धठोस हो जाती है। अधिकांश जंतु वसाएं संतृप्त होती है, जबकि पादप वसाएं असंतृप्त होती है, जिनसे वनस्पति घी हाइड्रोजन को अलग से मिलाकर तैयार की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में होता है दोस्तों, मछली में क्या होता है दोस्तों, बहु असंतृप्त वसा अम्ल होता है दोस्तों। बहु असंतृप्त वसा अम्ल पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड में अपघटन की दर काफ़ी तीव्र होती है, जिसके कारण असहनीय क्रिया में ऑक्सीजन O2 के अधिक अणु ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य में सहनीय क्रिया बढ़ जाती है। मछली में पाई जाने वाली वसा में सबसे अधिक बहु असंतृप्त वसा अम्ल पाया जाता है, जो कि मानव के लिए काफ़ी अच्छा पोषक तत्व है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापित करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस वसा ट्रांस फैट्स नहीं होती है। उसके इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, 1, 2, 3 तीनों सही है। देखिए दोस्तों, एक है कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित किए जाते हैं। तो मैं कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों से नहीं निर्मित किए जाते हैं। 3 में कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतः या उपभोक्ताओं के हृदय वाहिका स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा। देखिए दोस्तों, इसका डिटेल्स में सोल्यूशन है। ट्रांस फैट्स का उपभोग शरीर में खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है और अच्छे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, जो कि हृदय वाहिका के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचा सकता है। पशु उत्पन्न वसा तेल तथा हाइड्रोजनीकृत तेल दोनों ही ट्रांस वसा होते हैं। इस प्रकार प्रश्न का तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है दोस्तों? तो वसा है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो वसा है। ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाला वसा फैट्स का एक प्रकार है। हमारा शरीर भोजन के प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं फैट सेल्स में संचित होता है। दोस्तों ये हमारा खत्म हो गया दोस्तों। अब अगला चैप्टर है दोस्तों, श्वसन तंत्र। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। कल दोस्तों श्वसन तंत्र करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।